उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ में इस बार भी एवलांच आया है। केदार मंदिर के पीछे पहाड़ी पर बर्फ का सफेद गुबार दिखाई दे रहा है और जानकारी के मुताबिक ये एवलांच गिरने का वीडियो है और इस तरह के एवलांच अक्सर गिरते देखे गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए जो किसी ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिए हैं। और अक्सर देखा जाता है केदारनाथ में इस तरह के एवलांच आते हैं और देखिए बर्फ का ये गुबार किस तरह से नीचे की तरफ पड़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग भी केदारनाथ पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। चमोली में तेज बारिश के बाद में मलबा आने से कर्णप्रयाग और गोपेश्वर सड़क बंद हो गई और सड़क पर पहाड़ी से अचानक भारी मलबा आ गया। वहीं सड़क बंद होने से 6 से ज्यादा गांव का संपर्क भी कट गया। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क को खोलने में जुटा हुआ है। ये तो आप देख लो ना, इनको कहां फेंको। उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत, उधम सिंह नगर और साथ ही हरिद्वार में 1 जुलाई यानी कि कल से भारी बारिश हो सकती है, जबकि 4 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश रहेगी। उत्तराखंड में अब सरकारी दफ्तर खुले हैं और दिन भी हो तो डीएम लोगों से मिलने से इनकार नहीं कर पाएंगे या फिर काम का बहाना नहीं बना पाएंगे। अब सभी जिलों के डीएम को कम से कम 1 घंटा जनता की समस्याओं को सुनने के लिए देना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सभी डीएम को इसके निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री आज अपने कैंप कार्यालय में जनसंपर्क कर रहे थे और लोगों की समस्याओं को भी उन्होंने सुना। मुख्यमंत्री ने ऑफिस स्टाफ को भी निर्देश दिए कि जन समस्या या फिर शिकायत जिस विभाग से संबंधित है जल्द ही संबंधित विभाग को भेजी जाएंगी और उस पर क्या कार्रवाई हुई है इस पर भी फीडबैक लिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सरकार में जिम्मेदारी संभाल रहे सभी दायित्वधारियों से अपने आवास पर मुलाकात की। दायित्व बांटने के बाद में ये पहला मौका था जब मुख्यमंत्री ने एक साथ सभी दायित्वधारियों से मुलाकात की, जिसमें सीएम ने सभी से विकास कार्यों की जानकारी ली और दायित्वधारियों से सरकार, संगठन और जनता के बीच कोऑर्डिनेशन की भूमिका निभाने की भी अपील की। दायित्वधारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया कि उनके नेतृत्व में पार्टी लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हैट्रिक बनाने में कामयाब रही। हमें कैसे काम करना चाहिए और किस प्रकार से हमारी अपने विभाग में या सरकार के काम में सहयोग हो सकता है, उसके बारे में मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा सरकार और संगठन में भी हमारी क्या भूमिका रह सकती है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया और ये भी हमसे अपेक्षा की है कि हम जहां अपने विभागीय कार्य में सहयोग करें, वहीं पर सरकार के जो कार्य हैं उनको भी जनता के तक ले जाएं। सभी कार्यकर्ताओं ने, दायित्वधारियों ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया, धन्यवाद किया है कि उनके नेतृत्व में 5 कमल से उत्तराखंड से गए हैं। इसी प्रकार से जो सरकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में दायित्वधारियों की भूमिकाएं हैं वो और अधिक सारगर्भित तरीके से आगे बढ़ें और क्षेत्रों में जाएं, लोगों की जन समस्याओं को सॉल्व करने में सहयोगी की भूमिका में रहें। हमारे जितने भी दायित्वधारी हैं उनका संगठन और सरकार के साथ समन्वय किस प्रकार बना हुआ है और आगे और समन्वय जनता के बीच में हमारे दायित्वधारी हैं और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में जाएं, उन योजनाओं का लाभ सामान्य वर्ग को मिले। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की कार्यक्रम को सुना। वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 1 पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान शुरू किया है और इसे हमने रुकने नहीं दिया। पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करना होगा, तभी इस सृष्टि के ऋण को चुकाया जा सकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे एक अनुरोध किया है कि हम सबको 1 पेड़ मां के नाम लगाना है। इस बार जो हमारा ये मानसून का सीजन आ रहा है, वर्षा का सीजन आ रहा है,
इस वर्षा के सीजन में हम सबको वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग लेना है। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने रामनगर में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि वह यहां रामनगर की जनता को धन्यवाद करने के लिए आए हैं। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि चुनाव में उनके द्वारा किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कॉर्बेट नेशनल पार्क को वन्यजीव पर्यटन के क्षेत्र में राजधानी बनाने की बात कही। रामनगर के लोगों का आभार, रामनगर के लोगों का धन्यवाद करने आए हैं और ये भी विश्वास दिलाने आए हैं कि रामनगर के लोगों का जो वादे किए हैं उन सब वादों को पूरा करेंगे। रामनगर को विश्व में, भारत में नहीं विश्व में वन्य जीव जो हमारा पर्यटन है उसकी राजधानी बनाना है। यहाँ एयर कनेक्टिविटी कैसे और अच्छी तरह से हो, रेल कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाए, जिस तरह से बड़ी संख्या में पर्यटक आएँ और बेरोजगारी की समस्याओं को इसके माध्यम से हल किया जाए, उसके लिए खाका तैयार कर रहे हैं। जल्दी आप लोगों के साथ साझा भी करेंगे। अल्मोड़ा में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री छोटे छोटे उत्पादों के बारे में जिक्र करते हैं जिससे लोगों का मनोबल बढ़ता है। मन की बात के माध्यम से पूरे देशवासियों में एक नई ऊर्जा का विस्तार होता है। बहुत सारे लोग जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं, विभिन्न प्रकार के नए प्रकार की ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे समाज में परिवर्तन होता है। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंदु से सुन करके हम सभी का मनोबल ऊंचा होता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा चमोली के दौरे पर हैं और कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान माहरा ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को भगोड़ा प्रत्याशी कहा और करण माहरा ने कहा कि उनके भागने के संकेत कांग्रेस को पहले ही मिल चुके थे जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भाग नहीं लिया। वहीं बीजेपी का कहना है कि राजेंद्र सिंह भंडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। आज उनको अपनी आइडियोलॉजी का कोई कैंडिडेट नहीं मिला, एक भगौड़े को उन्होंने टिकट दिया है। सही और गलत का ये चुनाव है, इसलिए भी जरूरी है और मैं खुश हूं कि कांग्रेस के सारे नेतृत्व आज इस सीट पे काम कर रहा है और सब एकता के साथ काम करें। मुझे लगता है परिणाम सुखद होगा। इस उपचुनाव को जीतने जा रही है, इसलिए कांग्रेस के या अन्य लोग घबरा करके अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता तन मन और धन से प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। शनिवार को लद्दाख पे T-72 टैंक को नदी पार करवाते वक्त हुए हादसे में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें से एक शहीद भूपेंद्र नेगी पौड़ी के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर के बाद में गांव में शोक की लहर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पौड़ी जिले के बिशल्ड गांव का लाल TFR भूपेंद्र नेगी देश सेवा में शहीद हो गए। शहादत की खबर के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है। भूपेंद्र नेगी अपने पीछे अपनी 3 बहन, अपने पिता और पत्नी समेत 2 बेटी और 1 बेटे को छोड़ गए हैं। शहीद भूपेंद्र 18 साल से सेना में सेवा दे रहे थे। भूपेंद्र नेगी जो थे वो हम साथ ही पढ़े हैं, बचपन से साथ खेले हैं, कूदे हैं। काफी मतलब अच्छा व्यवहार था उसका, खुश मिजाज दिल का आदमी था। पिछले साल आया था घर तो मिला था हमें, बोल रहा था कि अभी प्रमोशन हुआ है तो लद्दाख में ट्रेनिंग चलेगी, वहाँ ड्यूटी कर रहा था। फोन भी आते रहते थे बीच में, काफी वीडियो भी बनाता था। भूपेंद्र नेगी की शहादत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। बेटियां अपने पिता को याद कर रही हैं और पूरे परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। शहीद भूपेंद्र खुश मिजाज थे, आज उन्हें पूरा गांव याद कर रहा है। जो हमारे गांव का कल भूपेंद्र सिंह नेगी शहीद हुआ है, बहुत ही होनहार लड़का था। पहले तो देश की क्षति है, फिर गांव का तो ही है, इसमें क्षति है। वो उसने हाई स्कूल इंटर यही बिसल से ही करा था, पाबो से करा, जूनियर प्राथमिक शिक्षा बिसल और हाई स्कूल उसने इंटर पाबो से करा था। शहीद भूपेंद्र का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके गांव पहुंचेगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई पाबो घाट पर दी जाएगी।
वहीं गांव वाले शहीद भूपेंद्र की बातों को याद करके भावुक हो रहे हैं। जैसे पावर इंटर कॉलेज तक उसने 12वीं पास किया है। यही खेल कूदों में भी रहता था। उसकी पहले से इच्छा थी कि मैं फ़ौज में जाऊं, और पिछले साल ही वो अपनी बुआ को बोल के गया था कि मैं जिस दिन उसकी दादी ख़त्म हुई कि मैं उस दिन हवलदार बना, मैं सूबेदार बन के ही घर आऊँगा। रिटायरमेंट के बाद मैं गाँव में रहूँगा। पौड़ी के लाल की शहादत को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नमन किया है। शहीद भूपेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहादत को सदियों तक याद रखा जाएगा। 18 साल करीब सेना में देने के बाद अब जो भूपेंद्र नेगी हैं, उन्होंने देश हित में अपनी शहादत दी है। पूरा जो गांव है वो दुख के माहौल में है और रो रो कर गांव का बुरा हाल है। गांव के लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि भूपेंद्र नेगी उनके बीच अब नहीं रहे। पौड़ी से आलोक रावत, न्यूज़ 18। पौड़ी की एक महिला से 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। शातिर ठग ने महिला को दोगुना लोन सस्ते ब्याज दर में देने के बहाने से महिला से 11 लाख रुपए की ठगी की थी और पुलिस ने आरोपी हारून को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद में अब उसे जेल भेज दिया गया। द्वारा ये शिकायत की गई थी कि एक गैंग के द्वारा उनके साथ 11 लाख की साइबर धोखाधड़ी कर ली गई है। जांच करने के उपरांत हमने ये पाया कि ये गैंग मथुरा और मेवात से ऑपरेट करती है और ये लोगों को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। देहरादून के झाझरा से मसूरी तक 4 लेन बाईपास के निर्माण को केंद्र की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है, क्योंकि इस हाईवे के लिए 6000 पेड़ काटने पड़ेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भविष्य की जरूरतों का आकलन कर राजधानी देहरादून में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए कई स्तरों पर काम हो रहा है। प्लानिंग है कि दिल्ली, मसूरी, पौंठा साहिब जाने वाले वाहन शहर में आने के बजाय बाईपास से होकर निकलें। इसके लिए शहर के चारों ओर बाईपास निर्माण पर काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। हरिद्वार से मसूरी का सहस्त्रधारा बाईपास का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। इसके लिए करीब 2000 पेड़ काटे गए। दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक के लिए शहर में प्रवेश करने से पहले ही आशा रोड़ी चेकपोस्ट से दिल्ली पौंठा साहिब हाईवे तक 12 किलोमीटर के 4 लेन बाईपास निर्माण पर काम चल रहा है। ये 6 किलोमीटर सड़क जंगल से होकर गुजरेगी, जिसके लिए करीब 5000 पेड़ काटे जाने हैं। अब दिल्ली पौंठा साहिब हाईवे पर झाझरा से मसूरी के लिए भी 4 लेन सड़क निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। करीब 28 किलोमीटर की यह प्रस्तावित सड़क साल और बांज के घने जंगल से गुजरेगी। करीब 6000 साल और बांज के पेड़ काटे जाएंगे और यही बात पर्यावरण प्रेमियों को हजम नहीं हो रही है। तो हम एक और सड़क, वो भी 4 लेन क्यों बना रहे हैं किसी एक छोटे से शहर में लोगों को भेजने के लिए? मतलब ये तो हम वहाँ के लोगों का जीवन भी दूभर हो जाएगा कि हमने उत्तराखंड इसलिए बनाया कि हम अपने संसाधनों का सिर्फ दोहन करते रहे। मसूरी के लिए रोपवे, मसूरी के लिए रेलवे लाइन, मसूरी के लिए 4 अलग रोड्स, और मसूरी इतना छोटा सा एक शहर है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी के बारे में कौन सोच रहा है? वो कितना झेल पाएगा? आपने सबको फुर्ती से तो भेज दिया वहाँ। जंगलों के इस कटान को लेकर सिविल सोसाइटी में भारी आक्रोश है। इन्हीं में एक फिल्म मेकिंग का काम करने वाले अजय गोविंद का कहना है कि देहरादून अपनी ग्रीनरी, सुकून और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जब वही सब कुछ खत्म हो जाएगा तो 4 लेन हाईवे किसके काम आएंगे? इवेंचुअली हमें यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक जो आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे किस चीज के लिए आते हैं? वो है नेचर और खूबसूरती। और अगर उसी को खत्म करके हम मॉल और बिल्डिंग बना देंगे सब जगह, तो इन 4 लेन की सड़कों पे हम जाएंगे कहाँ? पूरे उत्तराखंड के साथ राजधानी देहरादून में खास तौर पर विकास के नाम पर पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर पेड़ों का सफाया कर दिया गया, जो अभी थमा नहीं है। हाल ही खंगला के साल के जंगल हो या फिर कैंट रोड से लगे 250 से अधिक पेड़ लोगों के भारी विरोध के बाद कटने से बच गए। ऐसे में अब मसूरी बाईपास के प्रस्ताव से एक और आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
रुद्रप्रयाग में कार्तिकेय स्वामी के मंदिर के दर्शन करने के लिए लगाए गए टैक्स का विरोध भी शुरू हो गया है। वन विभाग के टैक्स को लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भगवान कार्तिकेय स्वामी का एकमात्र मंदिर रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के बॉर्डर पर स्थित है। सालों से इस मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना दोनों जिलों के करीब 360 गांव के लोग करते आए हैं, जो भगवान कार्तिकेय को अपना कुल देवता भी मानते हैं। क्रोंच पर्वत पर स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, जहां अब वन विभाग ने एक बैरियर लगा दिया है और मंदिर तक पहुंचने के लिए वन क्षेत्र में शुल्क भी निर्धारित कर दिया है, जिसमें रुद्रप्रयाग और चमोली के पोखरी विकासखंड के लोगों के लिए 10 रुपए, अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए 50 और विदेशी यात्रियों पर 100 रुपए का शुल्क लगाया गया है, जिससे अब स्थानीय लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की है। श्री कार्तिक मंदिर में वन विभाग द्वारा जो इको टूरिस्ट के नाम पर 10 रुपया जनपद वासियों से अवैध वसूली की जा रही है, मैं इसकी घोर आलोचना करता हूँ। उधर वन विभाग ने तर्क दिया है कि शुल्क से विकास कार्य किए जाएंगे, तो मंदिर समिति का कहना है कि अगर 1 महीने में धरातल पर विकास कार्य नहीं दिखे तो विरोध किया जाएगा। अभी एक माह से ज्यादा समय इनको दे रहा हूँ, और नहीं तो हम 1 अगस्त से इनके गेट पर जो इन्होंने वहाँ पर लगा रखा है वहाँ पर बैठेंगे, इनका विरोध करेंगे और इनको किसी भी कीमत पर 1 रुपया भी वसूल करने नहीं देंगे। रुद्रप्रयाग जनपद और पोखरी ब्लॉक चमोली के जो लोग हैं उनके लिए 10 रुपए का शुल्क और बाहरी लोगों के लिए 50 रुपए का एक न्यूनतम शुल्क रखा गया है। इस शुल्क का इस्तेमाल जो है यहाँ पे हम जो यात्रा व्यवस्था के लिए जो भी अवस्थापना विकास और जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए किया जाएगा। यदि वन विभाग वसूले गए शुल्क से श्रद्धालुओं के लिए सुविधा मुहैया कराता है तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन विकास काम नहीं होने पर आमना सामना होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए अब भारत को चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। असल में अब भारत की सरजमीन से ही चाइना में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन कराने का प्लान तैयार हो रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो, अब साकार होने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार इसी साल सितंबर से श्रद्धालुओं को कैलाश पर्वत के दर्शन कराने जा रही है। चाइना के करीब ओल्ड लिपुलेख से विदेशी धरती पर मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से होते हैं। भारत से कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए नाभिढांग से करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होगी। प्रशासन ने पहले ही 3 किलोमीटर के इस रास्ते को बना लिया है। साथ ही कैलाश के दर्शनों के लिए ओल्ड लिपुलेख में एक व्यू पॉइंट भी तैयार किया जा रहा है। कि ओल्ड लिपू लेक से कैलाश दर्शन यहाँ से भारतीय भूमि से कैलाश दर्शन शुरू किए जाएंगे। इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट इसमें तैयारी कर रहा है। इसमें मेरे साथ भी एक मीटिंग की गई थी और उसमें एक एसओपी डिसाइड हुई है और जल्दी ही वो एसओपी जारी हो जाएगी और उम्मीद है इस बार सितंबर से ओल्ड लिपू लेक से कैलाश दर्शन शुरू हो जाएंगे। चीन से तनावपूर्ण रिश्तों के कारण मानसरोवर यात्रा 2020 से बंद है। दोनों देशों के बीच जिस तरह तल्खी बढ़ रही है उससे आने वाले दिनों में भी यात्रा शुरू होने के आसार नहीं है, जिस कारण भारतीय श्रद्धालु कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मानसरोवर यात्रा के विकल्प में उत्तराखंड सरकार ने आदि कैलाश यात्रा शुरू की है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का मन भोले की धरती के दर्शन के लिए तरसता रहा, लेकिन अब उनके मन की मुराद पूरी होने जा रही है। पार्वती सरोवर के दर्शन करने के साथ ही हम आदि कैलाश के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ हम गुंजी से नाभिडांग के पास से हम ओम पर्वत के दर्शन भी कर सकते हैं। ओल्ड लिपुलेख से कैलाश के दर्शन होने पर जहाँ बॉर्डर इलाके में नया पर्यटन का केंद्र स्थापित होगा, वहीं आदि कैलाश, ओम पर्वत और पार्वती लाल के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी नया धार्मिक केंद्र मिल सकेगा।
यही नहीं, 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस स्थल से भोले के दर्शन होने पर चाइना पर भारत की निर्भरता पूरी तरह खत्म भी हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। 1 जुलाई से देश में कानून की परिभाषा बदलने जा रही है। अब नए कानून के तहत में मुकदमे दर्ज होंगे और केस चलेंगे। उत्तराखंड में भी इसको लेकर व्यापक तैयारी की गई है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर है। रिपोर्ट देखिए। सोमवार से देश भर में ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी। अब नए कानूनों के तहत ही एफआईआर दर्ज होगी और नई धाराओं के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। उत्तराखंड पुलिस को 20 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जिसके तहत पुलिस सबूत जुटाने के लिए टैबलेट, बॉडी वॉर्न कैमरा जैसे टेक्निकल सामान को खरीदेगी। इसके साथ ही डिजिटल सबूत को इकट्ठा करने के लिए एक नया पोर्टल और सर्वर रूम भी तैयार किया जा रहा है। दरअसल नए कानून के तहत अब जो मुकदमे दर्ज होंगे उसके लिए उत्तराखंड पुलिस नई टेक्नोलॉजी के तरीकों से जांच पड़ताल करेगी, जिसका जिक्र नए कानून में किया गया है। जो है कई सारे बदलाव नए कानून में आए हुए हैं, तो उसमें हमने CCTNS में बदलाव किए। इसके अलावा जो नया कानून है वो पुलिस से अपेक्षा करता है कि वो डिजिटली एडवांस रहे, कंप्यूटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे और सारी जो जितनी गतिविधियां है वो क्राइम सीन पे डिजिटली करे। तो उसके लिए हमने जो है उत्तराखंड पुलिस ने खुद का एक ऐप भी तैयार किया हुआ है। नए कानून लागू होने से आम आदमी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। पीड़ित ईमेल, SMS और अन्य माध्यम से केस के संबंध में समय समय पर जानकारी भी ले सकेंगे। तो अब जो ये नए कानून आए हैं, हम लोग होपफुल हैं कि आज के टाइम के अनुसार इनका बहुत ज़्यादा वेलफेयर रहेगा सोसाइटी पे, कॉमन सिटीज़न पे। और जो हम कहते थे कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, आई थिंक उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशंस इस कानून में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है टाइम ड्यूरेशंस को। एंड वी आर होपफुल कि ये नए कानून ह्यूमनहुड के लिए वेलफेयर लेके आएंगे। नए कानून के तहत पुलिस विभाग के स्तर पर 2 तरह की कसरत होगी, क्योंकि 1 जुलाई से जो नए मुकदमे दर्ज होंगे उनकी पड़ताल नए कानून के तहत होगी, जबकि पुराने केसों की पड़ताल पुराने कानून के तहत ही चलती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।